नेक्स्ट इज योर हिल साइफर। हिल साइफर इज अ ब्लॉक साइफर। ब्लॉक साइफर के रिस्पेक्ट में अगर हमने आपको ध्यान हो शुरुआत में जो एक लेक्चर में कहा था कि यहाँ पे ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स को यूज करते हैं, मतलब मल्टीपल एलिमेंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं एक साइफर टेक्स्ट को क्रिएट करने में। तो अब आप अगर यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल देखें तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि कोई भी आपका इनपुट प्लेन टेक्स्ट हो उसको आपको एक फिक्स साइज ब्लॉक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब आपको एक लिमिटेड नंबर ऑफ लेटर्स को लेना पड़ेगा और उनका यूज करके फिर आप साइफर टेक्स्ट में से कन्वर्ट करेंगे। तो सिर्फ साइफर टेक्स्ट C1 कैलकुलेट करने के लिए आप अगर देखें तो यहाँ पर तीन तरह की कीज यूज होते हैं और तीन तरह के प्लेन टेक्स्ट का यूज होता है। तो देयर आर मल्टीपल कीज एंड प्लेन टेक्स्ट कॉम्बिनेशन, द प्रोडक्ट ऑफ द मल्टीपल कीज एंड प्लेन टेक्स्ट is used in order to generate just one symbol of ciphertext। तो हिल साइफर क्या करता है कि बहुत हद तक आपकी फ्रीक्वेंसी तो बिल्कुल ही खत्म कर देता है, आप फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका एक साइफर टेक्स्ट जो है मल्टीपल प्लेन टेक्स्ट पे डिपेंड कर रहा है कि वो क्या क्या वैल्यूज हैं। और इसी तरह साइफर टेक्स्ट C2 जो है वो फिर अलग सेट ऑफ कीज पर है और यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट भी तीन अलग तरह के लिए गए हैं। और साइफर से C3 जो है वो फिर अलग सेट ऑफ वैल्यूज के साथ है। अगर इसको हम एक मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो मैट्रिक्स फॉर्म कुछ इस तरह होती है कि एक की सेट होगा हमारे पास, अब वो कोई भी डायमेंशन हो सकता है, मोस्टली ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी आपकी, तो यहाँ एग्जांपल के तौर पे 3x3 लिया गया है। तो यहाँ पे 9 पॉसिबल कीज लिखी होंगी एक मैट्रिक्स में, ठीक है, और ये आपका प्लेन टेक्स्ट है। तो आपको मालूम है कि जब भी हम प्रोडक्ट परफॉर्म करते हैं तो हम रो ऑफ द फर्स्ट एंड द कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो K11 is getting multiplied to P1 and K12 is multiplied to P2 plus K13 is multiplied to P3. So these three will give me this one first value over here। तो C1 के कैलकुलेशन में ये तीन कीज और तीन प्लेन टेक्स्ट लगे। इसी तरह C2 के कैलकुलेशन में तीन प्लेन टेक्स्ट ये वाले लगेंगे और सॉरी तीन कीज ये वाली लगेंगी और प्लेन टेक्स्ट हमारा ये वाला होगा। तो हर प्लेन टेक्स्ट के रिस्पेक्ट में जो आपको साइफर टेक्स्ट मिला है, आप ये नहीं कह सकते कि C1 is directly mapped to P1, it is mapped to P1, P2 and P3 values along with three different keys। इसी तरह C2 is also mapped to P1, P2 and P3 along with three different set of keys। तो यहाँ पर आपका फ्रीक्वेंसी जो है वो बिल्कुल ही वैनिश हो जाता है, फ्रीक्वेंसी का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता इसमें। तो यहाँ पे साइफर टेक्स्ट कैलकुलेशन जो है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ की एंड पी मैट्रिक्स in mod 26 domain। Why 26? I hope it is clear by now that we are dealing with the alphabet, so there are 26 alphabets, therefore mod 26 domain। तो इसमें हम साइफर टेक्स्ट कैलकुलेट कर लेते हैं और अगर हमें प्लेन टेक्स्ट इसमें से वापस जनरेट करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे P is equals to C के इनवर्स mod 26। So this is how you can generate the plain text। Now K into K inverse, ये दो मैट्रिक्स हैं आपस में, ठीक है, इनका आपस में रिलेशन क्या है और ये कैसे कैलकुलेट होती हैं। तो जो नॉर्मल अर्थमेटिक हमारा तरीका है करने का अब वो नहीं लगेगा इसमें। तो K इंटू के इनवर्स जो है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा, K इनवर्स कैलकुलेट करने का जो हमारा नॉर्मल मेथड होता है उसमें हम डिटर्मिनेंट को पहले कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद फिर हम एडजुगेट मैट्रिक्स को कैलकुलेट करते हैं और उस डिटर्मिनेंट को 1 अपॉन डिटर्मिनेंट वाली वैल्यू जो भी आती है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एडजुगेट मैट्रिक्स से और हमें जो है इनवर्स मैट्रिक्स मिल जाती है, ठीक है। ये एक सिंपल प्रोसेस है, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 अपॉन डी जो वैल्यू है वो फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं हो सकती है क्योंकि हम मॉड्यूलर मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जैसे डी डिटर्मिनेंट आपने निकाला और आपको डी इनवर्स कैलकुलेट करना है तो आपको ठीक वही मेथड यूज करना पड़ेगा जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के केस में हमने देखा था की को कैलकुलेट करने में, के इनवर्स। ठीक उसी तरीके से आपका डी इनवर्स कैलकुलेट होगा, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी वैल्यू जो इस मैट्रिक्स में 26 के बियॉन्ड जाती है, अगर ये 350 वैल्यू आती है तो इस पर मॉड 26 ऑपरेशन लगा करके जो रिजल्ट आएगा वो लिखना होगा आपको। सेकेंडली, अगर कोई वैल्यू नेगेटिव आती है तो फिर उसको आपको मॉड 26 ऑपरेशन उसके ऊपर करना पड़ेगा और मॉड 26 करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट यहाँ लिखना पड़ेगा। दैट मीन्स कि ये मैट्रिक्स नेगेटिव वैल्यूज को नहीं ले सकते और ये फ्रैक्शनल वैल्यूज को भी नहीं ले सकते। हमें इन दोनों वैल्यूज को मॉड 26 ऑपरेशन से कैलकुलेट करके जो वैल्यूज आएंगी उनसे रिप्लेस करना होगा, ठीक है। और तब जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी उसको हम कहेंगे के इनवर्स मैट्रिक्स। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं हम के इनवर्स मैट्रिक्स का। तो यहाँ पर मैंने ऊपर जो है अपने रेफरेंस के लिए सारे अल्फाबेट्स और उनके जो भी करस्पॉन्डिंग नंबर्स हैं उनको मान लिया है और रेड में चूंकि मैं हमेशा अपना प्लेन टेक्स्ट रिप्रेजेंट करता हूँ तो मेरा प्लेन टेक्स्ट है यहाँ पे पे मोर मनी, राइट। सो पे मोर मनी को फिर उसके जो भी इंडेक्स वैल्यूज थे
उन सारे वैल्यूज को मैंने उसके नीचे लिख लिया, तो ये मेरा प्लेन टेक्स्ट हो गया। की मैं मान के चल रहा हूँ कि की है मेरे पास 17, 17, 5, 21, 18, 21, 2, 2, 19। तो इस की के साथ हम साइफर टेक्स्ट को कैलकुलेट करेंगे। तो पहला स्टेप जो हमारा होता है वो पहला स्टेप था C इज इक्वल टू के इंटू पी मॉड 26 ऑपरेशन। तो मैंने यहाँ पे एक अपने की एलिमेंट्स लिख लिए और पी मैट्रिक्स को बनाया। अब आपको बेसिक उसूल तो पता ही है कि जो भी आपका मैट्रिक्स अगर 3x3 का है तो उसका जो नंबर ऑफ कॉलम्स है और इसका नंबर ऑफ रोज मैच करना चाहिए, राइट। तो आप अगर शुरुआत की तीन लेटर्स को सिर्फ ले रहे हैं PAY, तो वो 3 रोज में स्प्रेड होने चाहिए, ना कि कॉलम्स में, क्योंकि आपको इसके नंबर ऑफ कॉलम्स को इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर करना है, तभी आप मैट्रिक्स ऑपरेशन को अप्लाई कर पाएंगे। तो उसके लिए आपने इसको एक कॉलम में लिख दिया, मतलब 3 अलग रोज में। अब आप मल्टीप्लीकेशन अगर परफॉर्म करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 17 क्रॉस 15 प्लस 17 क्रॉस 0 दैट इज 0 प्लस 5 क्रॉस 24। जब ये 3 वैल्यूज आपके मल्टीप्लीकेशन आ जाएंगे, उस पर आप मॉड 26 लगाएंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 11, राइट। और 11 है एल की वैल्यू। तो ये वाली जो मैट्रिक्स है वो उसका करस्पॉन्डिंग लेटर शो कर रही है। आप अभी इन वैल्यूज पे मत जाइए क्योंकि इनमें फॉर्मूला लगा हुआ है, इसलिए वो 0 रिप्रेजेंट कर रहा है, अदरवाइज ये ब्लैंक मान के चलिए अभी, ठीक है। इसी तरीके से जो दूसरा एलिमेंट आपका 0 है, बिकॉज यहाँ पर ए था, ए के रिस्पेक्ट में 0 वैल्यू थी हमारे पास, उस 0 को हमने यहाँ पे लिखा है। और आपको अब 13 अगर कैलकुलेट करना है तो 13 कैलकुलेशन के लिए आपको चाहिए है फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, राइट। तो 21 क्रॉस 15 प्लस 18 इंटू 0 दैट इज 0 एंड 21 क्रॉस 24, जो भी रिजल्ट आएगा उसका मॉड 26 ऑपरेशन एंड द रिजल्ट शुड कम आउट टू 13। And similarly for the last value you have got 2 cross 15 that is 30, 2 0 is 0 and 19 cross 24. So this should give you 24 cross 19 plus 30 mod 26, the result should come out to be 18. आप इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना, मैंने तो यहाँ फॉर्मूले लगाए हुए हैं तो कैलकुलेशन हो गया डायरेक्टली। इनके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास लेटर्स मिल रहे हैं, तो 13th प्लेस पे हमें मिलता है N और 18th प्लेस पे हमें मिल जाता है S। तो LNS मतलब PAY जो है ये कन्वर्ट हो रहा है LN और S साइफर टेक्स्ट में। ऑलराइट, अब इस साइफर टेक्स्ट से क्या हमको वापस अपना प्लेन टेक्स्ट मिलेगा? अब हम ये चेक करेंगे। उसको चेक करने के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जहां पे हमने लिखा है कि K इनवर्स इंटू C अगर हमें करना चाहिए तो हमें प्लेन टेक्स्ट वापस मिल जाए। तो पहला टास्क ये है कि हम K इनवर्स को कैलकुलेट कर पाए, राइट, और उसके बाद हम उससे साइफर टेक्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो K इनवर्स कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले पॉइंट आता है कि हम उसका डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करें। और डिटरमिनेंट कैलकुलेशन के लिए आपको पता होगा कि आप फर्स्ट वैल्यू को रहते हैं मल्टीप्लाई करते हैं उसकी जो माइनर मैट्रिक्स है उसके क्रॉस प्रोडक्ट लेकर के, तो 18 क्रॉस 19 माइनस 21 इंटू 2। फिर उसके बाद आप सेकंड वैल्यू और थर्ड वैल्यू को लेते हैं और आप उससे डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला इज रिटन ओवर हियर, द फर्स्ट वैल्यू इनटू 18 इंटू 19 माइनस 21 क्रॉस 2 माइनस 17 इंटू 21 इंटू 19 माइनस 21 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 21 इंटू 22 माइनस 18 इंटू 2। अगर आपको ये समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक बार मल्टीप्लिकेशन इनवर्स मल्टीप्लिकेशन करने का प्रोसेस जो सिंपल स्टेप्स हैं नॉर्मल अरिथमेटिक मैट्रिसेस के, उसको चेक कर लीजिएगा। तो उससे आपको डिटरमिनेंट की एक वैल्यू निकल के आएगी दैट इज 23, राइट। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम 1/d वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं एडजुगेट मैट्रिक्स को, तो 1/d मैंने कैलकुलेट किया जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है di से, विच इज डी इनवर्स बेसिकली। तो 23 का डी इनवर्स क्या होता है? 23 का डी इनवर्स आपको कुछ इस तरह मिलेगा जो मैंने कल आपसे डिस्कस किया था। एक टेबल यहाँ पर है और इस टेबल में मैंने ये कहा था कि आप बना सकते हैं मॉड 26 ऑपरेशन के लिए एक टेबल, और इस टेबल में मल्टीप्लीकेशन करके आप चेक कर सकते हैं। तो 23 का अगर इनवर्स देखा जाए तो वो 17 आता है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ये कैलकुलेट करना मैंने आपको कल बताया था। तो डी इनवर्स इज इक्वल टू 17 नॉट 1/23, राइट। उसके बाद अब हमें कैलकुलेट करना है एडजुगेट मैट्रिक्स। तो उसके लिए जो प्रोसेस होता है, सबसे पहले हम माइनर मैट्रिक्स को कैलकुलेट करते हैं। माइनर मैट्रिक्स में जब लार्ज वैल्यूज और नेगेटिव वैल्यूज आए तो उसमें मॉड 26 ऑपरेशन मैंने परफॉर्म किया और उसको परफॉर्म करने के बाद ये रिजल्ट आया। इस रिजल्ट के आने के बाद फिर मैंने इसमें
इसकी जो प्लेसिंग है कि ऑल्टरनेट वैल्यूज इसकी नेगेटिव होती है, तो उनको नेगेटिव किया, जैसे इसको मैंने -19 किया, और -19 करने के बाद जब मैंने इसमें मॉडर्न ऑपरेशन किया तो ये रिजल्ट मेरे पास आया। ये मेरा माइनर मैट्रिक्स था। और फिर इस माइनर मैट्रिक्स में मैंने जब डिटर्मिनेंट इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई किया तो मुझे इनवर्स मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो इनवर्स मैट्रिक्स मेरी आती है 4 9 15 15 17 6 24 0 17। अब फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो के इनवर्स में अगर हम सी मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें प्लेन टेक्स्ट मिलेगा, राइट। तो सी मैट्रिक्स जो हमारे पास थी वो थी 11 13 18 इन वन कॉलम, तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। अब 4 इंटू 11 प्लस 9 इंटू 13 प्लस 15 इंटू 18, अगर मैं ये कैलकुलेट करूं और मॉड 26 ऑपरेशन करूं तो मेरा रिजल्ट आएगा 15, विच इज इक्विवेलेंट टू पी, मतलब मुझे पहला अपना प्लेन टेक्स्ट मिल गया। इसी तरीके से सेकंड वाले से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा रिजल्ट मेरा 0, और फिर मुझे ए मिल गया। और थर्ड वाले से अगर मैं फर्स्ट कॉलम को यहाँ पे मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलेगा 24, मतलब मुझे अपना थर्ड प्लेन टेक्स्ट भी मिल गया। दैट मीन्स मेरा जो के इनवर्स कैलकुलेशन था सही था, और ये जो हिल साइफर है ये भी मेथड मैट्रिक्स ओरिएंटेड है और आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। अब बात यह है कि अगर मुझे पूरे इस टेक्स्ट को इसके करस्पॉन्डिंग साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना हो तो एक तरीका ये हो सकता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स आपको कैलकुलेशंस ना करना पड़े, उसके लिए आप 3 3 के सेट्स लेकर के और अलग अलग कैलकुलेट कर लें। और दूसरा ये भी हो सकता है कि एक आप बड़ी मैट्रिक्स ले लें, जैसे मैंने 3x4 ली है तो उसमें सारे के सारे 12 एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे, और यहाँ पर हम लिखना शुरू कर दें क्योंकि ये डाउनवर्ड्स जा रहा है PAYMORE, तो यहाँ पर M का जो रिप्लेसमेंट आएगा वो आएगा 12 14 17, और इसके बाद आता है 4 12 एंड 14, तो 4 12 14, और फिर आता है 13 4 एंड 24, राइट। तो इस तरीके से ये क्योंकि फॉर्मूला ऑलरेडी लिखे हुए हैं इसमें तो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो रहा है। और आप देखेंगे कि ये जो साइफर टेक्स्ट में मिला है वो है LNS HTL EWM TRW। इसमें भी अगर आप फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करना चाहें तो आप देखेंगे जैसे यहाँ पर y है, y 2 बार एकर हो रहा है, ठीक है, थर्ड लोकेशन पे, तो थर्ड लोकेशन पे हमें मिलता है S, और लास्ट लोकेशन में मिलता है W, मतलब एक बार जो है y S में जा रहा है कन्वर्ट हो गया और एक बार वो W में जा रहा है कन्वर्ट हो गया। अगर आप साइफर टेक्स्ट एनालिसिस करते हैं तो यहाँ W 2 बार अकर हो रहा है, एक बार W के रिस्पेक्ट में आपको y मिलेगा और दूसरी बार W के रिस्पेक्ट में आपको M मिलेगा। तो एक बार M है और एक बार आपका y है। अगर हम करस्पॉन्डेंस देखना चाहें तो 1 to 1 करस्पॉन्डेंस नहीं है यहाँ पे, मतलब फ्रीक्वेंसी एनालिसिस आप परफॉर्म नहीं कर सकते इस एल्गोरिथम के ऊपर भी, ठीक है। अब इसी साइफर टेक्स्ट को जब मैं अपनी की इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे पे मोर मनी वापस अपना प्लेन टेक्स्ट मिल जाएगा। अब बात आता है क्रिप्ट एनालिसिस में, जैसे हमने कहा कि फ्रीक्वेंसी एनालिसिस हम परफॉर्म नहीं कर सकते, तो क्या हम इसमें ब्रूट फोर्स लगा सकते हैं? और ब्रूट फोर्स अगर हम लगाएंगे तो हमारे पास कितने पॉसिबल कीज आएंगे? तो अगर हम की मैट्रिक्स की बात करें तो की मैट्रिक्स में चूंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड है, तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट को फिल करने के लिए हमारे पास 26 वैल्यूज अवेलेबल है फ्रॉम 0 to 25। सेकंड को फिलअप करने के लिए भी हमारे पास 26 वैल्यूज अवेलेबल हैं। थर्ड को भी हम 26 वैल्यू से फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे 26 क्रॉस 26 क्रॉस 26 क्रॉस 26, अब कितनी बार आपको ये क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है? 26 टू द पावर m क्रॉस m। अगर मैं की मैट्रिक्स का साइज m मान लो तो m क्रॉस m मेरी मैट्रिक्स बनेगी। तो इतने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी फिगर लगती है, लेकिन हकीकत अगर बात करें तो ऑल 26 टू द पावर m क्रॉस m कॉम्बिनेशंस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग दी की मैट्रिक्स। कि सारे 26 एलिमेंट्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमने कल के लेक्चर में बात की थी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के केस में, कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा चेंजेस कर दूं इस मैट्रिक्स में और मैं कह दूं कि मैं यहाँ 2 लेना चाहता हूँ, यहाँ 2 लेना चाहता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरा 14 आ जाता है डिटर्मिनेंट, और 14 डिटर्मिनेंट एक इवन नंबर है, इसका इनवर्स पॉसिबल ही नहीं है, तो ये फिर ब्लैंक हो जाएगा, ये आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। जब डी इनवर्स नहीं होगा तो के इनवर्स आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, मतलब हर मैट्रिक्स का के इनवर्स पॉसिबल नहीं है। इस वजह से सारे 26 टू द पावर m क्रॉस n कीज को हम कंसिडर नहीं कर सकते, की डोमेन हमारा लिमिटेड होता है काफी इसमें।